आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। महाजनस्य संपर्क कस्य न उन्नत कारक मध्यपत्र स्थितम तोयम धते मुक्ता फल प्रियम। अर्थात महाजनों एवं गुरुजनों के संपर्क से किसकी उन्नत नहीं होती। कहा जाता है कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद भी उसकी ओज से मोती की भांति चमक उठती है। ऐसे ही आभा से मंडित हमारे परम पूज्य गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी का महाराज जी का सानिध्य हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी को पुष्प देकर उनका औपचारिक स्वागत करें। आदरणीय महाराज जी का स्वागत हो रहा है पुष्प देकर महाविद्यालय के प्राचार्य जी द्वारा। अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रस्ताविकी के लिए महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीयता की त्रिवेणी प्रवाहित करने के दिव्य संकल्प के साथ स्थापित दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस बहुउद्देशीय सभागार में आज भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय है पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास। इसमें मंच पर विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश में सुशासन और विकास की एक नई इबारत लिखने के साथ राजनीति के आध्यात्मिकरण के एक नए दौर का आरंभ किया है, ऐसे पूज्य महाराज जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डीडीयू की माननीय कुलपति, जिनके आगमन से ही एक रचनात्मक कार्य संस्कृति का विश्वविद्यालय में उद्घोष हुआ है, ऐसी आदरणीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर बीएन शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनका भी महाविद्यालय में स्वागत करते हैं। जन जन के प्रिय भोजपुरी को अपने अभिनय और कला के माध्यम से विश्व क्षितिज पर आलोकित करने वाले यहाँ के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई आदरणीय शुक्ला जी, हमारे बीच महानगर के मेयर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, आपका सभागार में स्वागत है। प्रबंध समिति के आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद चौधरी जी, हमारे बीच प्रबंध समिति के आदरणीय सदस्यगण, शोधार्थी एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा आयोजन समिति के सदस्यगण। आज का जो विषय है पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास। दरअसल आज विकास की कामना पूरे देश के हर एक हिस्से को है। पहले शहर तो विकसित थे, लेकिन गांव में विकास की रोशनी पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन आज गांव भी छटपटा रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अवस्थापना सुविधाएं उनकी बढ़ी। वो भी चाह रहे हैं कि उनके यहाँ शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, संचार तकनीकी और विभिन्न प्रकार की वे सुविधाएं जो शहरों को प्राप्त हैं, शहरी युवाओं को प्राप्त हैं, वो सारी चीजें उन्हें भी प्राप्त हों। और इसलिए छटपटाहट एक नए दौर का आगाज कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में भारत की आत्मा बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास अधूरा रह जाएगा। और आज विश्व क्षितिज पर भारत को जिस प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हुए विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त करना है, वो सब इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के गांव कितने विकसित हैं। आज हम देखते हैं कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, जो प्राण तत्व है, वहाँ की कृषि है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, तत्व है वहाँ की कृषि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि कृषि का मतलब और कृषि अर्थशास्त्र का मतलब खेती, बागवानी और पशुपालन, ये तीनों होता है। आज खेती में हरित क्रांति का जो पहला दौर चला था, उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इतना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया कि आज मृदा का स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें मृदा परीक्षण कराते हुए आज सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिया जा रहा है, ये उपयोगी है। आज किसान जागरूक हो रहा है और ऐसे में हम नई तकनीकी और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आज उन उर्वरकों से मुक्ति लेते हुए आज जैव उर्वरकों के प्रयोग की तरफ हमारा किसान बढ़ रहा है। दरअसल हम जब बागवानी की स्थिति यह है कि जितने फल और सब्जियों का पैदावार उत्तर प्रदेश में और देश के कोने में होता है, उतने उनके भंडारण की, उनको सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है। करीब 2.5% ही हम अपने फलों और सब्जियों का संरक्षण कर पाते हैं। ऐसे में ऐसे शीत गृहों और कार्गो सेंटर स्थापित करके उनके भंडारण की क्षमता हमको बढ़ानी होगी ताकि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे सके। हम देखते हैं कि कोई भी किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने उपज का मूल्य खुद नहीं तय करता है। और जितने भी हैं, चाहे कपड़ा बनाने वाला हो, चाहे स्टील बनाने वाला हो, वो हर अपनी उपज का मूल्य खुद तय करता है। लेकिन किसान के उपज का मूल्य या तो बाजार तय करती है या सरकार तय करती है, वो खुद नहीं तय करता है। ये भारत के किसान की त्रासदी है कि उसे उसके उपज का मूल्य तय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन आज सरकार जिस तरह से किसानों को आय दुगुना करने, किसानों को तमाम सुविधाएं देने, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के तहत उनको अल्पकालिक कृषि ऋण मुहैया कराने और मृदा परीक्षण की व्यवस्था करने, किसान सेवा केंद्रों की स्थापना करने और विभिन्न जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना से किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे कृषि का स्वरूप बदला है। जलवायु परिवर्तन से लेकर के मौसम के पूर्वानुमान तक जो किसानों के लिए जरूरी है, ये सारी चीजें आज कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसानों को प्राप्त हो रही है। ये कितनी त्रासदी है कि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जितने कृषि स्नातक उत्पन्न होते हैं, उसमें से मात्र 5% वो कृषि के सहयोग में आते हैं, कृषि में अनुसंधान करते हैं। 95% गैर कृषि विकल्पों को अपने नियोजन और रोजगार के लिए चुनते हैं। ये सोचनीय बिंदु है और ये पूरी दुनिया के सर्वे में आया है कि सिर्फ 5% लोग ही कृषि का ज्ञान लेकर के किसानों को ज्ञान नहीं देते हैं। हमारे लैब का अनुसंधान लैंड तक नहीं पहुंचता है। ये हमारे लिए एक त्रासदी है और इसलिए विचारणीय है। एक तरफ उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने उर्वरकों से मृदा का स्वास्थ्य खराब किया, वहीं पे कीटनाशकों का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके हमने और भी नुकसान पैदा किया। और भारत में समय को देखते हुए, महाराज जी के कार्यक्रमों के सघनता को देखते हुए मैं ज्यादा समय में नहीं लूंगा और इतना ही कहूंगा कि भारत का जो जीवन दर्शन है वो व्यक्ति और प्रकृति के साहचर्य में विश्वास करता है। हमने पर्यावरण में देवतुल्य दृष्टि देखा है और इसलिए पर्यावरण की उपासना हम करते हैं। हम कहीं से ऐसे नहीं चाहते कि हमारे भौतिक विकास और अंध विकास की दृष्टि में हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचे, प्रकृति को क्षति पहुंचे। और इसलिए हम विकास की ऐसी प्रणाली के द्वारा, सतत विकास के द्वारा, ये सच है कि 1987 में पर्यावरण और विकास पे यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार दुनिया इस शब्दावली से परिचित हुई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि सच ये है कि हमारे ऋषियों ने अपने वैदिक संदेशों में कहा, तेन तक तेन गुंजिता। जो पश्चिमी देशों को आज समझ में आया वो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आगाह किया था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन छोड़ करके तब उपभोग आप करिए। लेकिन दुनिया को आज समझ में आ रही है। इसलिए आज भारत में ऐसे विकास की प्रणाली, ग्रामीण विकास के संदर्भ में ऐसे विकास की प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है जिसमें पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं परंपरा का एक समानुपातिक संतुलन बना रहे। इन शब्दों के साथ 4 सत्रों में, आज के इस विषय पे 4 तकनीकी सत्रों में हमारे शोधार्थी और प्राध्यापक अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। इस उद्घाटन सत्र के बाद
विभिन्न समयों पे जिसकी सारणी आपको मिल चुकी होगी, तकनीकी सत्र मिलेंगे और हम विषय विशेषज्ञों के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। ये 2016 के बाद इस महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है। आज महाविद्यालय परिवार पूरी तरह से आह्लादित है कि 19 के बाद पहली बार 4-4.5 वर्षों के बाद महाराज जी का चरण हमारे आपके महाविद्यालय में पड़ा है और उनका दिव्य आशीष और संदेश हमें प्राप्त होगा। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुदानित है। वैसे तो हमारा महाविद्यालय अपनी उत्सव धर्मिता के लिए स्वाभाविक रूप से जाना जाता है, लेकिन ये कार्यक्रम अनुदानित है और वो भी देश की प्रतिष्ठित अनुदान संस्था द्वारा। ये और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज जी के निर्देशन में यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर अपने शैक्षणिक, शोधपरक और नवाचार की गतिविधियों द्वारा अपने प्रगति के अनंतिम सोपानों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय प्राचार्य जी का स्वागत, उद्बोधन एवं प्रस्तावकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं, परम पूज्य महाराज जी एवं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद तथा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सारांश स्मारिका का विमोचन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। स्मारिका में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं विद्वज्जनों के 95 शोध पत्रों का सार समाहित है, जिस पर अलग अलग सत्रों में इन शोध पत्रों पर गहन मीमांसा की जाएगी और अलग अलग एक्सपर्ट इस पर खोजबीन करेंगे कि हम कैसे सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर वीएन शर्मा से अनुरोध करता हूं कि आप आए और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का बीच वक्तव्य की नोट एड्रेस प्रस्तुत करें। प्रोफेसर वीएन शर्मा सर। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूनम टंडन, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, आचार्य कुशल प्रकाश सिंह जी, यहाँ के सांसद शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी, चौधरी जी, उत्तर प्रदेश शासन के अन्य ऑफिसर्स, संचालक डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा जी, हमारे समक्ष बैठे हुए कुछ इसमें हमारे पूर्व भी नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर जयंत पांडे जी, आप लोगों से मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहा हूँ। इलाहाबाद से आए हुए प्रोफेसर बीएन सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, हमारे सहकर्मी, जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में सेवारत था उस समय प्रोफेसर पटेल जी, प्रोफेसर एसके सिंह और ढेर सारे ऐसे यहाँ पर हमारे विद्यार्थी भी नजर आ रहे हैं। मैंने इस विश्वविद्यालय में लगभग 20 वर्ष तक सेवा की थी।
कई पीढ़ियां यहाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर उपस्थित जो प्रतिभागीगण है, इस महाविद्यालय के विद्यार्थी, इस सेमिनार के आयोजक डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य जी, आयोजन समिति और इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। वास्तव में गोरखपुर से मेरा बहुत ही अंतरंग लगाव है और जब भी यहाँ से किसी भी संस्थान से अगर बुलाया जाता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, आ जाता हूँ। इस सेमिनार का जो विषय रखा गया है उस पर सारा विश्व इस समय मंथन कर रहा है और इसलिए मैं आयोजन समिति को और इस महाविद्यालय को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत विकास को विषय के रूप में चुना है, क्योंकि पूरा विश्व त्रस्त है। आदमी के पास जब से प्रौद्योगिकी मिला है वह पर्यावरण को उसका शोषण करना शुरू किया है, उसको परेशान करना शुरू किया है और उसका परिणाम जो भी विकास के रूप में हमारे सामने आया है वह सतत नहीं है, इसलिए सभी लोग परेशान हैं। जो थीम है, जो विषय है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत विकास। पर्यावरण जिसका मुख्य गुण है, उसकी अंतरंग गुण है कि वह एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वितरक है। उसके पास जो कुछ भी है वह दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो चाहे उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। वह ईमानदार है, जो कुछ भी उसके पास है वह ईमानदारी से प्रस्तुत करता है, कहीं भी कोई कपट नहीं। वह निष्पक्ष है, किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह का हो। सबके पास ये संभावना उपलब्ध रहती है कि वह जैसे चाहे इस पर्यावरण का उपयोग कर सकता है। यह पर्यावरण जैव विविधता का भंडार है। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु समाहित। यह प्रकृति इतनी उदार है कि किसी भी प्रकार का, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, सबको अपने में समाहित किए हुए रहता है। यह पर्यावरण अपने सभी लोगों को, सभी जीवों की मातृवत देखभाल करता है और यह निर्माता है, क्रिएचर, मिट्टी बनाता है, पौधे बनाता है, ये सारी चीजें ये बनाता है और निर्माता है। दूसरा शब्द इन्होंने प्रौद्योगिकी लिया। प्रौद्योगिकी जो मानव निर्मित है, मानव ने इन्वेंट किया है, वह मानव जो प्रकृति के इन गुणों के सीधे विपरीत अपने गुण रखता है, यानी वह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि एक्युमुलेटर, संचय करता है, धन का संचय, धूम का संचय, जहां भी मौका मिलता है वो संचय करता है। वह कपटी है, ईमानदार नहीं, प्रकृति की तरह से ईमानदार नहीं। जो कुछ भी उसके पास है वह पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करता। वह आदमी चतुर है, निष्पक्ष नहीं। वह आदमी विवादी है, यानी अपने ही स्पेसीज को नहीं संभाल पाता। खुद आदमी के बीच लड़ता है, आदमी का स्पेसीज भी उससे संभाले नहीं जाता, जबकि प्रकृति सभी प्रकार के स्पेसीज को संभाले हुए है। प्रकृति मातृवत देखभाल करती है, लेकिन आदमी निर्दयी है। वह अपनी जो उसके हित में है उसी को देखता है, उसी के लिए काम करता है। जो उसके हित में नहीं है उसको वो छोड़ देता है। प्रकृति निर्माता है, लेकिन आदमी
इस प्रकार के आदमी और इस प्रकार की प्रकृति, इन दोनों के बीच जो सहसंबंध है, जिनके परिणाम स्वरूप विकास पैदा होता है, विकास होता है। आप समझ सकते हैं कि दो विपरीत गुणों के बीच में अगर कोई सहसंबंध बना तो वह कितना टिकाऊ होगा। यह संभव ही नहीं, क्यों टिकाऊ। और वह विकास जो इन दो विपरीत प्रवृत्तियों वाले तत्वों के बीच में है, वह सस्टेनेबल या टिकाऊ कैसे हो, यह सोचने की बात है। क्योंकि यह टिकाऊ नहीं है, इसी कारण से हम सभी लोग परेशान हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कोरोना के समय में केवल 2-3 महीने के लिए सारी गतिविधियां बंद हो गई, और उन 2-3 महीनों में ही हमारी प्रकृति इतनी स्वच्छ हो गई थी कि शायद आप लोग भी देखे होंगे। हम अपने बचपन में जब अपने गांव से हिमालय को देखते तो हिमालय नजर आता था, दिखता था। सुबह के समय हिमालय की चोटियां सुनहरी नजर आती थी। गोरखपुर से भी कोरोना के समय में हिमालय की चोटियां दिखाई पड़ी थी। यानी 2-3 महीने में ही प्रकृति ने अपने आप को रिवाइव कर लिया था। प्रकृति ने भी रिसाइकलिंग की या रिवाइवल की या रिस्टोरेशन की गति को तेज किया है आदमी के इस गतिविधि को देखते हुए। लेकिन यह इस बात का प्रूफ है कि आदमी की जो गतिविधि है वह प्रकृति के रिस्टोरेशन की गतिविधि से बहुत ही तेज है। इसलिए हम उसका साथ नहीं दे पाते, प्रकृति हम लोग का साथ नहीं दे पाते। इस तरह से दो विपरीत तत्वों के बीच में जो सहसंबंध बना है, उसका जो परिणाम हमारे सामने है वह कृषि का विकास या व्यावसायिक कृषि, आधारभूत संरचनाओं में विकास, उद्योगों में विकास, सेवाओं में विकास, और यहाँ तक कि हमारे जीवन जो पद्धति है या जीवन का जो स्तर है उसका भी ऊंचा हुआ है, उसका भी विकास हुआ है। लेकिन इसके समानांतर कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हुई हैं और कई तरह की सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई हैं। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं विकास के लिए, उससे पर्यावरण भी परेशान है और आदमी भी परेशान है, तो यह तो निश्चित है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता सही नहीं है। हमें उस रास्ते को बदलना होगा। और शायद इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया है, ताकि हम उस पर चर्चा करें और हम देखें कि वो कौन से रास्ते हैं जिन पर चलकर हम इन दो विपरीत परिस्थितियों, दो विपरीत गुणों वाले तत्वों के बीच के अंतर संबंध को सुधार सकें और विकास हमारा सतत हो सके। वास्तव में जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है, उसी तरह से जो मनुष्य है अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण को परिमार्जित करता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, लगातार की प्रक्रिया है। जब से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया तब से यह प्रक्रिया अब तक चलती आ रही है। मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी को पहले वो सूचनाएं प्राप्त करता है अपने आसपास से, पर्यावरण से, फिर उससे ज्ञान प्राप्त करता है, फिर बुद्धि प्राप्त करता है और उस बुद्धि का उपयोग करके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक नई सभ्यता का जन्म देता है। और इस तरह से मनुष्य जो पर्यावरण में संशोधन करता है तो एक नए सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अभी चलती रहेगी। इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जन्म से लेकर अब तक मनुष्य ने लगभग 5 चरण पार किए। पहला चरण, जब आदमी शुरुआत में जंगल में रहा करता था, वह पर्यावरण का एक हिस्सा था, उसके पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो प्रौद्योगिकी विहीन मानव जो पर्यावरण का एक हिस्सा था। और इस चरण को हम कह सकते हैं मैन ऑफ द इन्वायरमेंट। दूसरा चरण, जब मनुष्य कुछ और प्रौद्योगिकी
इकट्ठा किया, इन्वेंट किया, उसकी जनसंख्या बढ़ी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, तब वह पर्यावरण का थोड़ा सा इस्तेमाल शुरू किया और वह था जो टेक्नोलॉजी उसने यूज किया वो थी टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। यह दूसरा चरण था मैन इन इन्वायरमेंट। तीसरे चरण में जब आदमी कुछ और प्रौद्योगिकी ग्रहण किया और पर्यावरण में कुछ वो मॉडिफिकेशन किया या पर्यावरण का इस्तेमाल किया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन इस समय भी पर्यावरण ही प्रमुख था और वह चरण था इन्वायरमेंट एंड मैन, जिसमें टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजेशन, तकनीकी उसने यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद जो वर्तमान आदमी है होमो सैपियन, उसने इन्वायरमेंट एंड मैन का एक नया चरण शुरू किया, जिसमें वह आदमी मैन एंड इन्वायरमेंट यानी आदमी जो है पर्यावरण में प्रमुख भूमिका निभाने लगा और टेक्नोलॉजी फॉर मॉडिफिकेशन यूज किया, ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया जिससे वह अपने अनुरूप पर्यावरण को मॉडिफाई कर सकता था। इसलिए इसका विस्तार ग्लोबल हुआ और यह चरण था हमारा होमो सैपियन का। और अंतिम चरण में हम इस समय है जहाँ पर मैन वर्सेस इन्वायरमेंट, जिसमें टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लॉयटेशन, हम अपनी टेक्नोलॉजी को पर्यावरण को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं से ये सारी समस्याएं शुरू हुई। इन चरणों में जो विभिन्न हमारे जो इंटर रिलेशंस मैन और इन्वायरमेंट के बीच में हुए, उसके दो तरह के परिणाम हुए। एक को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, दूसरे को हम साइड इफेक्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट ये हुआ कि विकास हुआ हर तरह का, हर चीज का, लेकिन यह विकास एक तरफा हुआ। मनुष्य ने वृद्धि की, कृषि में वृद्धि की, उद्योगों में वृद्धि की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, लेकिन सब एक तरफा हुआ। इसमें इस डेवलपमेंट में एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है, यानी पर्यावरण और आदमी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वास्तव में विकास जो है वही है या वह दशा आप कह सकते हैं जिसमें मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे वृद्धि को ही हम विकास कर सकते हैं, लेकिन इस विकास में मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आए, एक तरफा विकास हुआ है जो मनुष्य ने भोजन, आश्रय और सुरक्षा के लिए इसको अपनाया। साइड इफेक्ट जो हुआ, डेवलपमेंट के साथ साथ जनसंख्या की भी वृद्धि हुई, क्योंकि उसको बहुत सारी सहूलियतें मिल गई, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई और जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो जो इम्पैक्ट था वह एक तरफा विकास और जनसंख्या की वृद्धि। दूसरी तरफ जो साइड इफेक्ट था वह था वेस्ट यानी अपशिष्ट, जिसको हमने प्रोड्यूस किया, और दूसरा था पर्यावरण का डिग्रेडेशन और नया। अपशिष्ट जो है वह की सबसे जड़ में, सारी समस्याओं की जड़ में है अपशिष्ट, क्योंकि प्रकृति जो है जीरो वेस्ट पर काम करती है। प्रकृति कभी वेस्ट नहीं पैदा करती, उसके सारे वेस्ट रिसाइकिल हो जाते हैं, लेकिन आदमी जो वेस्ट पैदा करता है वह रिसाइकलिंग कैपेसिटी से ज्यादा करता है या ऐसी वेस्ट पैदा करता है जो रिसाइकिल हो ही नहीं। यह समस्या की जड़ रही है। और दूसरा जो पर्यावरण की जो अवनयन हुआ, जिसमें भूमि का अवनयन, जल स्रोतों का अवनयन, एटमॉस्फेयर का अवनयन और यहाँ तक कि जो जैव विविधता है उसका अवनयन हुआ। तो इस तरह से यह प्रक्रिया जो है इस समय जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है वह इन्हीं का देन है, और इस समय आदमी को सतर्क होना बहुत जरूरी है। और वह समय आ गया है कि जब आप ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी पड़ेगी। क्योंकि समय कम है तो मैं सीधे कुछ जो सुझाव हैं वो मैं देना चाहता हूँ। इसके लिए सीधी सी बात है कि सारी समस्याएं मनुष्य ने पैदा की हैं और उसकी प्रौद्योगिकी ने पैदा किया है।
इसलिए इन समस्याओं का निदान भी मनुष्य और उसकी प्रौद्योगिकी ही करेगी। और उसके लिए अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखें, जिसमें प्रौद्योगिकी को अगर हम लें तो इसमें यदि हम ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जो क्लीनिंग की जगह क्लीन प्रौद्योगिकी, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जिसका वेस्ट पैदा होता है फिर वेस्ट को हम क्लीन करते हैं, इससे बेहतर है कि हम ऐसी प्रौद्योगिकी यूज करें जो क्लीन हो, क्लीनिंग की आवश्यकता ही हो। दूसरी चीज, हम वैकल्पिक कन्वेंशनल की जगह वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें और यह हम कर रहे हैं। जैसे लेडी बल्ब या इस तरह के जो बल्ब हैं जो किफायती हैं, इस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल विस्तार होना चाहिए। और तीसरा, उपयुक्त प्रौद्योगिकी। उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अर्थ है कि ऐसी प्रौद्योगिकी जो जिस कार्य के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह जिसके लिए है उसके लिए वह एक्सेसिबल हो। यानी अगर आप किसान के लिए कोई प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब उस किसान के द्वारा वह प्रौद्योगिकी हैंडल किया जा सके, उसको द्वारा अफोर्ड किया जा सके, ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमें करना होगा। दूसरी चीज, प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो स्वयं आदमी है उसमें जागरूकता की जरूरत है और यह जागरूकता हमारे अपने जीवन शैली में लाना होगा, अपनी सोच में लाना होगा और अपने व्यवहार में लाना होगा। जीवन शैली यानी प्रकृति के साथ चलने की जीवन शैली, प्रकृति के नजदीक रहने की जीवन शैली। सोच, हमें सोच देखें हम प्रकृति से हैं, हमसे प्रकृति नहीं है, यह सोच विकसित करना होगा। यानी आप यह नहीं कर सकते कि हम जो है आदमी को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना, नहीं, हमारा फोकस प्रकृति को बचाना होना चाहिए, क्योंकि आदमी तो अपने आप बच जाएगा अगर आपने प्रकृति को बचा लिया। तो सोच में हमें बदलाव लाना होगा और अपना जो व्यवहार है वो हमें इको फ्रेंडली करना होगा, मित्रवत करना होगा। मित्र एक दूसरे मित्र का हमेशा से ये ध्यान रखता है कि उसका भला हो, वही मित्रवत व्यवहार करना होगा। हमें पर्यावरण को भी उसके भले के लिए कार्य करना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया और आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आचार्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मातृशक्ति की प्रतीक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैम को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय कुलपति जी, मैम अपनी बात संक्षेप में आप रखिएगा। परम प्रदेश गोरख पीठाधीश्वर एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के विशिष्ट वक्ता वी एस शर्मा जी, हमारे सांसद रवि किशन जी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, इस सभागार में उपस्थित विद्वान विशेषज्ञ देवियों और सज्जनों तथा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अपनी बात कहने से पहले इस सेमिनार के संयोजकों को दो बातों के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। पहली बधाई इसलिए कि उन्होंने ऐसे विषय में सेमिनार का आयोजन किया है जिसका संबंध केवल एकेडमिक से ही नहीं, हमारे, आपके तथा हमारी पृथ्वी के जीवन से है। उच्च शिक्षा संस्थानों में हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा विमर्श करते रहते हैं, लेकिन हमें जीवन, समाज, देश और दुनिया के लिए जरूरी और उपयोगी विषयों पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि समाज हमसे यह उम्मीद रखता है कि हम उसकी बेहतरी के लिए नए रास्ते सुझाएंगे। हम आपको दूसरी बधाई इसलिए भी देना चाहते हैं क्योंकि आपने इस सेमिनार में अकादमिक जगत के विशेषज्ञों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है, जो एक ऐसे राजनेता हैं जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक ऋषि, एक योगी, एक ऐसे संत का है जिसका हर क्षण मानव कल्याण के लिए समर्पित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट भी मानव कल्याण के लिए ही समर्पित है। अतः उनके मार्ग
रही कि हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि दो साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी या 3 साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी। हो सकता है आपको हमारी बात थोड़ी चटपटी लगे, लेकिन आप ये बताइए, हम में से 3 साल पहले कितने लोग जानते थे कि एक ऐसा समय भी आएगा जब सड़कें रुक जाएंगी, ट्रेन खड़ी रहेगी, जहाज नहीं उड़ेंगे और हम सब अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज से 23 साल पहले देश के 1% लोगों के पास भी मोबाइल नहीं था और आज 85% से अधिक लोगों के पास मोबाइल है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव की रफ्तार में सबसे बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का रहा है। टेक्नोलॉजी ने वो सब संभव कर दिया है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी, जैसा हम सभी जानते हैं और हमारे विशिष्ट वक्ता ने कही, हम सब जानते हैं, एक दुधारी तलवार की तरह होती है। वो फायदा पहुंचाती है तो नुकसान भी पहुंचाती है। उसकी मदद से बेशक हमने विकास का एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। आज विश्व में विकास आया है, संपन्नता आई है, सफाई भी बढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और जंगल नष्ट होने शुरू हुए, वातावरण में भी बदलाव होने लगा है। भूखमरी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। हम क्लाइमेट चेंज के ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जब जानवर विलुप्त होने लगे हैं। पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 300 दिनों में भारत ने 271 दिनों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को देखा है। इस चरम मौसमी घटनाओं या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ने 2900 से अधिक लोगों की जान ली है। हमारे जीवन, हमारी खेती, हमारी उम्र, इन सब पर असर पड़ रहा है। केवल भारत में वायु प्रदूषण के कारण हमारी औसत आयु 4 वर्ष 11 माह कम हो जाती है। यह भी सच है कि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि अपनी संतानों के लिए खराब दुनिया छोड़कर जाएं, पर वो समझ नहीं पा रहा है कि दुनिया को खराब होने से बचाए कैसे। वो जानना चाहता है कि क्या करें। रास्ते हमें सुनाने हैं और यह रास्ता पहल और इनोवेशन का होगा। आज से 53 साल पहले स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो लोग चौंके थे कि क्या कर रहे हैं लोग। तब तक दुनिया में किसी को भी किसी भी देश में पर्यावरण मंत्रालय नहीं होता था। इस बैठक के बाद पहली बार नॉर्वे में पर्यावरण मंत्री बनाए गए। आज दुनिया की हर सरकार में पर्यावरण मंत्रालय है। एक छोटी सी पहल ने 50 साल में दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया। हमें ऐसी अनेक पहलों की जरूरत है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहरों में ऐसे अनेक नवाचार हो रहे हैं। बीते 2 महीनों में मैंने बहुत करीब से देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर दौरे में ऐसी योजनाओं और नवाचारों की शुरुआत करते हैं जिसका संबंध सतत विकास से होता है या हमारे पर्यावरण और विकास को संतुलन बनाने का कार्य करती है कोई योजना। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो मुख्यतः अंग्रेजी के 5 P के सिद्धांत पर आधारित है। ये 5 P हैं: पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्लैनेट। यदि हम देखें तो आज औद्योगिक विकास, जन आरोग्य, जन जीवन मिशन से लेकर ODOP जैसे सारे इनिशिएटिव इन्हीं लक्ष्यों को पूर्ण करने वाले हैं। इन कदमों और पहलों से हम भी बहुत प्रेरित हैं और एक विश्वविद्यालय के रूप में हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने छात्रों को प्रगति और पठन पाठन का एक बेहतर परिवेश देना चाहते हैं और बीते 2 महीनों में हम लोगों ने इस दिशा में कई सकारात्मक फैसले लिए हैं। उनके बेहतर और बाधा रहित अध्ययन के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम उनके कोर्सेज को एक नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। हम उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भी स्पेस देने के लिए कई पहल कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में हमारी कोशिशें केवल नो व्हीकल डे तक ही सीमित नहीं है। हम अपने कैंपस में नो व्हीकल ग्रीन जोन भी विकसित कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि हमारी उत्तर पुस्तिकाएं जरूरत से अधिक पेजेस की बनी होती हैं। औसतन हर कॉपी में 20% पन्ने खाली रहते हैं। ये सिर्फ पैसे की ही नहीं बल्कि पर्यावरण की भी बर्बादी है और इससे भी बड़ा जुड़ा हुआ सवाल है। और अब हम गैर जरूरी पन्नों को कम करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत चीज़ों को हम ऑनलाइन करते हुए हम पेजलेस या पेपरलेस फंक्शनिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में हमारा अपना योगदान देना चाहता है।
मेरा मानना है हम सभी को पर्यावरण के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहिए जो अटूट हो, जैसा कि हमारे प्राचीन भारत ने किया था। हमें आशा है कि ऐसे आयोजन हमें इन लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैम आपका हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब मैं सनातन धर्म और संस्कृति के रक्षक, हिंदू वाहिनी के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी एवं देश की आवाज मंडित, कुशल प्रशासक एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी को आमंत्रित करता हूं। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के भूगोल विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य प्रोफेसर विशंबरनाथ शर्मा जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए इस फील्ड के सभी विशेषज्ञगण, शोध छात्र और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, महाविद्यालय परिवार को मैं एक समसामयिक विषय को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है जो पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास। पर्यावरण है क्या? किसको हम पर्यावरण कहते हैं? पर्यावरण जल, भूमि, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का जो समन्वित रूप है यही पर्यावरण है। अगर इसका अस्तित्व ही संकट में होगा, याद करिए, भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, धरती में जीव और जंतु ये दोनों का अस्तित्व संकट में आ जाए तो फिर उस प्रौद्योगिकी का या उस विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो एक महाविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है और जिस संगोष्ठी के माध्यम से लोग इस पर अपने स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं। अक्सर होता है हम इन सभी मुद्दों को सरकार के भरोसे छोड़ते हैं या संस्थाओं के भरोसे छोड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कूड़ा प्रबंधन, शहरी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी हमें मान लेते हैं तो नगर निकाय की जिम्मेदारी है और हम बड़ी आसानी से अपने घर के कूड़े को निकाल के सड़क पे या नाली में फेंकते हैं, जबकि ये नागरिक जिम्मेदारी ज्यादा है किसी नगर निकाय से। और नगर निकाय अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नागरिकों को भी इसके प्रति जोड़ ले तो आंदोलन सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल मैं
गाजियाबाद गया था, दिल्ली में गया था। परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध नहीं है, ये केवल ये धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, ये पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भाई मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भाई थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि हमने विकास तो किया, लेकिन उस विकास के अनुरूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। जैसे अगर हमने कंबाइन मशीन दी, अगर कंबाइन मशीन के साथ पराली का उपयोग नहीं हो रहा है, उसके साथ हम एक रैपर भी साथ में लगा देते जो उस पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी खेत में बिखेर देते, और जब खेत की जुताई होती उसी के साथ वह मिक्सअप होता, एक पानी डालते तो वह एक ग्रीन कंपोस्ट उस खेत को प्राप्त होता, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन हो क्या रहा है, आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है, और साथ साथ पर्यावरण के लिए भी वो एक खतरनाक जहरीली गैस पैदा करके, जहरीली धुआं पैदा करके पूरी तरीके से, जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर के वहां पे उसको एक गैस चैम्बर के रूप में बदल दे रही है, और पूरा क्षेत्र श्वास लेना, वहां पे जो दमे के रोगी हैं या जिन लोगों पे इस प्रकार की समस्या, जो किसी न किसी श्वास से संबंधित किसी बीमारी की चपेट में है, उन लोगों के लिए वहां पे रहना कठिन हो जाता है, दूभर हो जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर हम भी प्रयास कर सकते हैं। हम जब सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं, याद रखना 2016 में यूएनओ ने पूरी दुनिया के लिए सतत विकास लक्ष्य तय किए थे। उन्होंने कहा कि समग्रता के लिए आवश्यक है कि हम जो ये 16 गोल्स हैं, जिनके 169 लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बगैर जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन होगा। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई सबको शिक्षा प्राप्त हो, सबको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी हो, रोजगार की व्यवस्था भी हो, लेकिन पर्यावरण आदि के बचाव के लिए ऐसे उन्होंने लगभग 17 गोल्स दिए, जिनमें से अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो उनमें से एक गोल समुद्र के संरक्षण से, समुद्र की जैव परिस्थिति को बचाए रखने के लिए था। वह यूपी में लागू नहीं होता, लेकिन दुनिया के विदेश जो समुद्र से जुड़े हुए हैं उन पे ये भी लागू होता है। और 2030 का एक लक्ष्य देकर के उन्हें इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए कहा गया।
भारतीय समाज शुरू से ही पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील रहा है। याद करिए, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। कोई पुत्र क्या अपनी मां पर किसी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। स्वाभाविक रूप से हमारी परंपरा इसके प्रति हमें हमेशा जागरूक करती रही है, लेकिन हमने जहां उस तकनीक का उपयोग होना है उसको उस स्तर पर नहीं किया। यूरोप की तकनीक को आप यूपी में लागू करेंगे तो आवश्यक नहीं कि वह यूपी के लिए सस्टेनेबल हो ही जाए, कोई आवश्यक नहीं। दोनों की भौगोलिक और जैव पारिस्थितिकी में जमीन आसमान का अंतर है। हमें यहाँ की अनुकूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और प्रयास करना होगा कि वह तकनीक यहाँ के अनुकूल भी हो और यहाँ के सतत विकास में भी अपना योगदान दे सकती हो। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास प्राचीन भारत उसका एक उदाहरण हो सकता है। गांधी जी इस दिशा से बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें भारत की वास्तविक समझ थी। आपने देखा होगा जब वे ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज क्या, वहां मनुष्य ही नहीं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांव में सभी लोग परस्पर मिलकर के रहते थे। वे भाव और भंगिमाओं से राष्ट्रीयता के साथ जुड़े थे, लेकिन सरकारों पर उनकी निर्भरता लगभग जीरो थी। वे स्वयं अपनी व्यवस्था, अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुपालन, अपने स्वयं की आजीविका का सृजन करते थे, व्यापार संचालन करते थे, गवर्नमेंट को समय पे अपना टैक्स भी दे देते थे और गांव की पूरी व्यवस्था को अपने आप ही संचालित करते थे। गांव की सड़कों को ग्राम पंचायत स्वयं बनाती थी और गांव के कूड़े प्रबंधन के लिए हर गांव में एक खाद का गड्ढा भी होता था, पशुपालन के लिए चारागाह भी होता था, गांव का अपना बगीचा होता था, गांव के अपने तालाब होते थे। इन सब का अपना महत्व था। याद करिए, तालाब बरसात के जल को वहां पर एकत्र करने का एक माध्यम है और एक एक बूंद जल का उपयोग किया जा सके। बरसात में पानी बरसता है, पूरा पानी बह करके चला जाता है, हमें उसका पता नहीं होता है, लेकिन आगे के 6 महीने हम पानी के लिए तरसते हैं। हमने विकास का मॉडल कौन सा अपनाया? गांव के पहले तालाब गांव के जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक माध्यम बनता था। हम लोग उस जल का उपयोग करते थे अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए और उसको बेहतर तरीके से उसके संरक्षण का दायित्व भी गांव के पास था। लेकिन विकास हुआ, हैंडपंप आ गए, पाइप पेयजल की स्कीम बन गई, हमने गांव की नाली को उस तालाब के साथ जोड़ करके उसको भी प्रदूषित कर दिया। और इस क्षेत्र में इस डेवलपमेंट का एक नया मॉडल क्या मिला? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के रूप में। इंसेफ्लाइटिस ने 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में हुई है जहां पे डेवलपमेंट के इस नेगेटिव मॉडल को हम लोगों ने स्वीकार किया। हमने उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा नहीं कि मॉडल देश के अंदर कोई न कर रहा हो। पंजाब के अंदर एक संत ने एक मॉडल खड़ा किया, उनका मॉडल देसी मॉडल। 2 मॉडल आपके सामने। एक मॉडल है नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत
उसके भी परिणाम आपके सामने आए हैं। गंगा 2016 में नमामि गंगे परियोजना लागू होने के पहले जितनी प्रदूषित थी, आज जब उस मॉडल को लागू किया गया, नए एसटीपी लगाए गए और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से जब वहां पे शहरी सीवर को, ड्रेनेज को उसके माध्यम से ट्रीट करके गंगा जी में या सिंचाई के लिए उसका उपयोग होने लग गया, पहले की तुलना में गंगा शुद्ध हुई। जलीय जीव वहां पे फिर से दिखाई देने लग गए। गांगे डॉल्फिन के लिए जानी जाने वाली डॉल्फिन फिर से वहां पे दिखाई देने लग गई। अब गंगा जल में स्नान करने से प्रदूषण के कारण जो लाल लाल चकत्ते बॉडी पे पड़ते थे, अब वहां नहीं पड़ रहे हैं। पहले से ही जो उसमें प्रदूषण की मात्रा थी काफी हद तक कम हुई है। लेकिन एक मॉडल वह जो गांव के लिए स्वाभाविक रूप से यह मॉडल महंगा है, खर्चीला है, ग्राम पंचायत या नगर निकाय के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता। दूसरा मॉडल एक संत ने दिया, वह है सिचेवाल मॉडल। हम गांव के ही अंदर थोड़ी देसी तकनीक का उपयोग करते हुए, देसी तरीकों का उपयोग करते हुए जल की शुद्धि का एक माध्यम बना सकते हैं और उस माध्यम से हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और जो शुद्ध जल होगा उसका उपयोग खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए कर सकते हैं, पशुओं के लिए कर सकते हैं, उसका वहां पर बागवानी के लिए कर सकते हैं, फुलवाड़ी के लिए कर सकते हैं, किचन गार्डन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमने गांव में पहले व्यक्ति सब्जी या कोई सामान खरीदने के लिए जाता था, बैग लेके चलता था। बैग लेकर के आज जाना बंद कर दिया, प्लास्टिक की पॉलीथीन लेकर के जाता है और उपयोग करने के बाद फिर उसको फेंक देता है। और पॉलीथीन फेंकता ही नहीं है बल्कि घर के कूड़े को उसमें रख करके फिर सड़क पे फेंकता है। नालियां चौक होती है, एक समस्या वहां से। अगर उस सड़क में फेंका तो गाय खाएगी तो गाय भी बीमार होती है और वो प्लास्टिक सड़ेगा भी नहीं, तो कई कई वर्षों तक वह आपके पर्यावरण को भी चुनौती देंगे। अगर कहीं उस पर आग लगा दी तो उसके कारण भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे उत्सर्जित होगा, उसके कारण भी एक नया पॉल्यूशन की समस्या खड़ी हो रही है। और ये जो चैलेंज है हम सबके सामने कि समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे, प्रौद्योगिकी को, उसके अनुकूल प्रौद्योगिकी को लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी और ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास के लिए भी जो मॉडल आज होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि फसल की पराली जलाने का दुष्परिणाम क्या है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। एनसीआर के पूरे क्षेत्र में पोर्ट को बहुत सख्ती से वहां पे कानून लागू करना पड़ रहा है, आदेश लागू करवाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान के पास तकनीक नहीं या वो तकनीक अपनाना नहीं चाहता। उसने समय के साथ उसने कंबाइन मशीन तो ली, लेकिन उसके साथ वो रैपर नहीं लिया जो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके खेती में उसको उपयोग किया जा सके। दूसरा, हमने बायोफ्यूल के रूप में भी उसको उपयोग करने के लिए एक मैकेनिज्म नहीं तैयार कर पाए। परिणाम है पंजाब और हरियाणा के अंदर उससे भी खतरनाक स्थिति है। दूसरा, हर गांव में खाद का गड्ढा था, वो खाद का गड्ढा कब्जा कर लिया गया। आज गांव में खाद का गड्ढा दिखता ही नहीं, कूड़े जहां तहां कूड़ा फेंकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय के साथ साथ स्वच्छता के विशेष अभियान को चलाने के पीछे का उद्देश्य भी था कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जुड़ सके। लाइट की भी कितना हम यानी किस प्रकार से करते हैं। भारत प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2070 तक भारत को
डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल एडॉप्ट करना है जो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने में सहायक होगा। कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं? एक भवन के मॉडल, पहले गांवों में भवन कैसे बनते थे? आप गर्मियों में उन घरों में रहेंगे तो ये ठंडे रहते थे, सर्दियों में वहां जाएंगे तो एक गर्म कमरे अपने आप ही, एक घर अपने आप ही छोटे होते थे लेकिन गर्म दिखते थे, गर्म रहते थे। यानी अपने आप ही वे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण देने में सक्षम थे। ये हमारी पुरानी तकनीक थी। आज हमारे घर कैसे हैं? सर्दियों में अगर बाहर टेम्परेचर 3 डिग्री है तो उस घर के अंदर आप जाएंगे तो -3 तक जरूर पहुंचा देगा। गर्मियों में अगर टेम्परेचर बाहर 44 डिग्री है, उन घरों के अंदर जाएंगे तो वह 47-48 डिग्री तक उस टेम्परेचर को जरूर पहुंचा देगा। यानी वह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। हमने नकल की लेकिन अकल नहीं लगाई। हमें उसके अनुरूप मॉडल देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि न किया जा सकता हो। और इसी में संस्थाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ साथ इस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क को अपनाना। क्या मॉडल हो सकता है? हम किसी एक गांव को ध्यान में रख करके कार्य कर सकते हैं। गांव की नाली, वह गांव के तालाब में नहीं जाएगा, गांव का तालाब साफ रहेगा। यह जल संरक्षण के लिए रहेगा। गांव का पानी जल संरक्षण के माध्यम से जब ग्राउंड वाटर के रूप में बदलेगा तो शुद्ध जल के रूप में शुद्ध जल ही हमें फिर हैंडपंप के माध्यम से, पाइप पेयजल स्कीम के माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन उसका भी एक माध्यम भी तो देना पड़ेगा। और दूसरा, जो गांव का ड्रेनेज है या गांव का सीवर है, उसको कहीं एक ऐसी इतनी दूर गांव से ले जाना जहां पे फिर उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट कर सके। सिचेवाल मॉडल को हम लोगों ने देखा। उसको अगर आप उसके जल को, यानी सीवर के जल को भी अगर आप एक गिलास जल लें तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन जल देखने को मिलेगा। बहुत साफ सुथरा जल, कोई बदबू नहीं, किसी प्रकार की उसमें दुर्गंध नहीं, और पूरा सुथरा साफ एकदम क्लीन वाटर है। वह एक मॉडल खड़ा हो सकता है। उस देसी मॉडल को हम लोग भी अपने तरीके से यहां पे अपना सकते हैं। मुझे याद है, मुझे आज से लगभग 12 वर्ष पहले एक स्थान पर वहां पे जल जमाव होता था, खूब जल जमाव होता था। 1-1 फुट 1.5 फुट पानी लगता था। बरसात हुई, 1 घंटे 1 फुट पानी लग गया कैंपस में। तो मैंने कहा इसका समाधान होना चाहिए। अब समाधान क्या होना चाहिए? मैंने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ। मैंने एक प्रतिष्ठित संस्था को बुलाया। मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ इसका। तो उसने मुझे 15 लाख का बिल दे दिया। मैंने कहा 15 लाख तो बहुत है। तो फिर मैंने मंदिर से जुड़ा हुआ एक पॉलिटेक्निक है, उससे मैंने वहां के प्राध्यापकों को बुलाया। मुझे एक बुजुर्ग मिला, उसने कहा इसमें क्या करना है? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये जो जल जमाव बरसात में होता है, ये जल जमाव न हो, ये पानी सब धरती सोख ले और यहां का ग्राउंड वाटर लेवल ठीक हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा कि मैं इस मॉडल को 40 से 50 हजार रुपए में तैयार करा सकता हूं। तो मैंने कहा भी अच्छी 15 लाख की तुलना में 50 हजार में हो जाए तो कौन बुरी बात है। और जब 15 लाख खर्च करना ही है तो बाद में हम देखेंगे, पहले 50 हजार को ही देख लेते हैं। उसने कहा मुझे केवल आदमी दे दीजिए जो गड्ढा खोद सके। उसने गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के बाद उसने ईंटें मंगवा करके उसमें ईंट की दीवार चलाई, चैम्बर अलग अलग बनाए, फिल्टर की 3 व्यवस्था उस पर की। ईंट के बड़े बड़े टुकड़े ला करके एक में डलवाया, एक में गिट्टी डलवाई, एक में सादा बालू डलवाया, और पानी को फिर उसके माध्यम से उसने कहा कि जब पानी पहले इस चैम्बर में आएगा, ईंट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये इसकी ट्रीटमेंट उसको करेंगे, फिर ये गिट्टी से होकर के जाएगा
दूसरा ट्रीटमेंट होगा, तीसरा जब बालू से होकर के जाएगा तो पानी एकदम साफ सुथरा होगा। पहले ही उसमें उसने कहा कि इसमें जाली, जो मॉस्किटो जाली होती है ना, इसको लगाएंगे हर वर्ष, उसको साल में 2 बार केवल निकाल करके झाड़ देना है। यानी जो काम 15 लाख में होना था वह मात्र 30 से 40 हजार रुपए में उसने हमें करके दिखाया। देसी मॉडल है जो सस्ता भी है। और मैं आज भी जब वहां देखता हूं बरसात के समय, गत वर्ष में देख रहा था जिस दिन गोरखपुर में लगभग 24 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती रही, एक दिन संजोग से मैं गोरखपुर में था, तो बारिश जैसे समाप्त हुई मैं 24 घंटे रुका था वही देखने के लिए क्या है आज 12 वर्ष भी उसके बाद भी उसका परिणाम क्या है। तो मैं वहाँ पे बरसात जैसे बंद हुई, मैं वहाँ गया, आप आश्चर्य करेंगे वहाँ एक भी बूंद पानी नहीं लगा था, सारा पानी वो अपने आप सोख दे रहा था, पूरा पानी सोख दे रहा था। यानी आज भी इस प्रकार के मॉडल हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। और भारत के गांव इस दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के पास अपनी देसी मॉडल थे, देसी तकनीक थी, देसी तरीका था। वे अपने मॉडल की ब्रांडिंग नहीं करते थे, वे उसके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरासत में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में प्रदान किया। और परिणाम था गांव स्वावलंबी होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, खुशहाल होते थे। समय के अनुरूप हमने भले ही तकनीक को कहा, तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस तकनीक को अपने देसी पद्धति के साथ जोड़ करके इसको और आगे बढ़ा सकें। जो मैंने आपको बताया कि यूरोप की तकनीक यूपी में लागू हो या आवश्यक नहीं, इसके लिए हमें यूपी की जैव परिस्थिति के अनुसार यहां पे क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप कौन सी तकनीक यहां के लिए फिट बैठती है, या हमारे शिक्षण संस्थानों को तय करना होगा। उसके अनुरूप उस प्रकार की शोध को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देसी तकनीक को अगर आप करेंगे तो पर्यावरण हितैषी भी होगा और एक डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल मॉडल, एक सतत विकास के मॉडल को भी देने में सफल होगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को जो 2 दिनों तक चलने वाली है, यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इस दिशा में किसी एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ने में सहायक होगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, जो भी यहाँ पे अतिथि वक्ता आए हैं, विशेषज्ञगण आए हैं, शोधार्थी आए हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में भागीदार बनने, अपने रिसर्च पेपर उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हम थोड़ा स्थानीय मुद्दों पर फोकस अपनी बात को करेंगे और कुछ नए मॉडल देने में और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर पाएंगे तो उसके परिणाम बेहतर आ पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इस सार्वभौमिक प्रासंगिक एवं उत्प्रेरक